अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाउंज चैनल। चेरी ऑर्चर्ड एज अ नेचुरलिस्टिक एंड रियलिस्टिक प्ले या फिर चेरी ऑर्चर्ड एज अ नेचुरलिस्टिक प्ले इन अ रियलिस्टिक सोसाइटी आज का हमारा टॉपिक है। तो हमने देखना है कि चेरी ऑर्चर्ड जो कि एंटन चेखव ने लिखा था उसमें नेचुरलिज्म कहाँ कहाँ पर है या फिर रियलिज्म कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरलिज्म क्या होती है। नेचुरलिज्म In literature, it shows everything object as they really are. लिटरेचर में कोई ऑब्जेक्ट जैसा कि होता है उसको बिल्कुल वैसे ही शो करवाना नेचुरलिज्म कहलाता है। इट इज़ फॉर्म ऑफ रियलिज्म एंड फोकसेस हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट सोसाइटी एज अ होल। और ये रियलिज्म की एक फॉर्म है और ये फोकस करती है साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे हमारी सोसाइटी पे अफेक्ट करते हैं। Based on belief in nature as a creator and exclude belief in religion and God। ये रिलीजन और गॉड पे जो बिलीव होता है उस पे यकीन नहीं रखती है और इसके अलावा ये नेचर पे यकीन रखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मतलब रियलिज्म क्या होती है। रियलिज्म डिस्क्राइब एनी प्ले दैट डिपिक्ट्स ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे सिचुएशन। रियलिज्म अब क्या होता है। रियलिज्म किसी प्ले में जब हम देखते हैं तो वो इस तरह से होती है कि प्ले में बिल्कुल करैक्टर उस तरह के दिखाए जाते हैं जिस तरह के रियल लाइफ में होते हैं और ये कोई मतलब ख़ास किस्म की जो फ़िलासफ़ी होती है वो इम्पोज नहीं करती करैक्टर पे। मतलब ड्रामेटिक वे में नहीं वो प्ले होता, वो मतलब प्ले होता है, ड्रामा होता है लेकिन उसमें ड्रामा नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं। उसमें रियलिज्म दिखाई जाती है, उसमें ऐसे इवेंट होते हैं जो रियल लाइफ में हो सकते हैं, जो रिलेट करते हैं रियल लाइफ से। इसके बाद इसके कौन कौन से फीचर होते हैं नेचुरलिस्टिक प्ले के, हम इन फीचर्स को देखेंगे और आगे हम जो हमारा चेरी ऑर्चर्ड है उसके साथ इनको रिलेट करेंगे। करैक्टर आर प्रोडक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट। जो नेचुरलिस्टिक प्ले होता है उसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो जो उनको इन्वायरमेंट मिलता है उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, यानी कि वो उसकी प्रोडक्ट होते हैं। जैसा इन्वायरमेंट होगा करैक्टर भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। लाइक अगर जो करैक्टर है उसको रिलीजियस इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो आगे जब करैक्टर बड़ा होगा यानी कि डेवलप होगा तो बिल्कुल रिलीजियस करैक्टर होगा। दे आर कंसिस्टेंट, वो मतलब उनके नहीं होता उनमें कि आज कुछ हैं कल कुछ होंगे। मतलब जो उनकी लाइफ के गोल होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं और वो चेंज बहुत कम होते हैं। सो देयर बिहेवियर्स आर प्रिडिक्टेबल। इसलिए मतलब क्योंकि करैक्टर कंसिस्टेंट होते हैं इसलिए उनका बिहेवियर भी जो होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि हमें पता होता है कि ये करैक्टर इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेगा। डिपिक्ट्स इवेंट दैट कुड हैपन इन रियल लाइफ। वही बात आ गई है कि इसमें ऐसे इवेंट्स होते हैं जो रियल लाइफ में हो सकते हैं। लाइक एज अगर मतलब हमने कोई प्ले देखा है तो उसमें किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये हाँ रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। या फिर हम जैसे चेरी ऑर्चर्ड में देखते हैं कि ऑक्शन लग जाता है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस पर, तो ये रियल लाइफ में हो सकता है। जैसे अगर हम बैंक से लोन लेते हैं हम उसे पे नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो हमने प्रॉपर्टी बैंक में रखवाई भी होगी वो ऑक्शन पे लग सकती है ना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एंड फैमिली इन एवरीडे लाइफ। जो रियलिस्टिक प्ले होता है या नेचुरलिस्टिक प्ले होता है उसमें फैमिली और मतलब फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो प्ले होता है वो डोमेस्टिक सराउंडिंग में जो होता है ना वो सेट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चेरी ऑर्चर्ड एज अ नेचुरलिस्टिक प्ले इन अ रियलिस्टिक सोसाइटी। हमने सबसे पहले इसका टाइटल देखना है। इसका टाइटल बहुत ज़्यादा नेचुरलिस्टिक है, यानी कि जो टाइटल है जैसे चेरी ऑर्चर्ड, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये नेचुरलिस्टिक प्ले है। चेरी ऑर्चर्ड यानी कि चेरी के दरख्त, ठीक है, या चेरी का गार्डन। ऑर्चर्ड का मीनिंग होता है गार्डन। जैसे हम प्ले में देखते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड, पूरा प्ले ही चेरी ऑर्चर्ड के गिर्द घूमता है, तो टाइटल बहुत ज़्यादा सूटेबल भी है। और आउटसाइड देयर इज़ अ फ्रॉस्ट इन ऑर्चर्ड। अगर हम इसका ओपनिंग सीन देखें तो वो भी फॉरेस्ट के बारे आई मीन चेरी ऑर्चर्ड के बारे में ही होता है। तो इसका टाइटल भी इसकी नेचुरलिस्टिक फीचर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेटिंग एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हमने देखना है कि ये रियलिस्टिक प्ले किस तरह से है। रशिया विच इज़ अ रियलिस्ट वन। अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें
तो जब ये प्ले लिखा गया था उससे पहले जो रशिया है उसने बहुत ही बड़ी किस्म के रेवोल्यूशन आई थी। कैसे रेवोल्यूशन आई थी कि मतलब जो अगर इससे पहले हम देखें, रेवोल्यूशन से भी पहले देखें, जो थे अपर क्लास यानी कि जो अरिस्टोक्रेट थे वो अपनी लग्जीरियस लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और जो मिडिल क्लास थी वो टैक्स पे कर करके थक चुकी थी, या मतलब कहा जा सकता है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन था। जब मिडिल क्लास ने देखा कि अगर वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि वो हैं, तो इस तरह तो उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और लेविश लाइफ जो है सिर्फ मतलब अरिस्टोक्रेट के लिए रह जाएगी। तो उन लोगों ने रिवोल्ट किया। फिर उन लोगों ने जब अपने लिए आवाज़ उठाई तो जो टैक्स थे वो अपर क्लास को ज़ाहिर सी बात है पे करने पड़े। जब अपर क्लास को टैक्स पे करने पड़े तो टैक्स की जो कीमत थी ना, यानी कि टैक्स की जो रकम थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो फिर इस तरह से अपर क्लास मतलब ना डाउनफॉल का शिकार हो गई, और जो मिडिल क्लास थी उन लोगों ने अपने लिए लाइफ के गोल सेट किए हुए थे और उन पर वो अमल भी करते थे, यानी कि वो हार्ड वर्किंग क्लास थी मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास डे बाय डे रिच होती गई। यही सेम थीम हम अपने प्ले में भी देखेंगे कि कैसे सर्फ अमीर हो गए और एरिस्टोक्रेट गरीब हो गए, यानी कि इनका राइज कैसे हुआ और इनका डाउनफॉल कैसे हुआ। यही सब हम अपने प्ले के इस थीम में भी देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सर्फ है जिसका नाम लोपाकिन है और एक एरिस्टोक्रेट है जिसका नाम रेनविस्के है। जो लोपाकिन है उसके फादर, ग्रैंडफादर, ये सब गरीब थे, यानी कि सर्फ थे, पीजेंट थे। और जो ये एरिस्टोक्रेट यानी कि रेनविस्के है, मतलब वो इनकी ना मालकिन थी, मतलब नस्ल दर नस्ल वो लोग इनके ग़ुलाम थे। और कैसे लोपाकिन को एक दफ़ा रेनविस्के कहती है डोंट क्राई लिटिल पीजेंट, और ये बात उसके जहन में स्ट्रक हो जाती है। और फिर मतलब वो इतनी स्ट्रगल करता है और मतलब उसको अपने लिए अच्छा नहीं लगता होता कि कोई उसे पीजेंट कहे। तो फिर मतलब उसके पास फ्री आइडियाज़ होते हैं, फ्री थिंकिंग होती है, तो वो उसका यूज़ करता है और एक बिजनेसमैन बन जाता है। और रेनविस्के यहाँ पर कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो नेचुरलिस्टिक प्ले के करैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और रेनविस्के जो कि लेविश लाइफस्टाइल की आदी थी, तो मतलब उसे आदत नहीं थी कि किस तरह पैसे पे कंट्रोल करना है, कैसे उसको मतलब अच्छे तरीके से यूज़ में लाना है, उसको वेस्ट नहीं करना। तो ये आदत तो उसके अंदर थी ही नहीं, तो उसने मतलब पैसे को इस तरह से यूज़ किया कि उसको बिल्कुल ज़ाया ही कर दिया, और ना कभी टैक्स पे करने की ज़रूरत महसूस की, क्योंकि उसे आदत नहीं थी इन सब चीज़ों की। और फिर इस तरह आखिर में उसका जो चेरी ऑर्चर्ड है और जो उसकी स्टेट होती है वो सेल हो जाती है। रेनविस्के जो काफ़ी टाइम से मतलब पेरिस गई भी होती है, तो जब वो वापस आती है उसे पता चलता है कि मेरे पे तो इतना ज़्यादा लोन है और ये सब कुछ है। उसे लोपाकिन समझाता है, उसकी डॉटर समझाती हैं, वरिया और अनिया, लेकिन वो इस चीज़ को मतलब दिमाग में लेती नहीं है कि उसने वो लोन पे करना है। जब मतलब वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है, ना ही उसको बचाने की कोशिश करती है, बस सुस्त हुई रहती है। वो वापस आती है, उसे पता है कि मुझ पे इतना ज़्यादा लोन है, और वो पार्टीज़ थ्रो कर रही होती है और मेहमानों को खिलाने पिलाने में मसरूफ़ होती है, बजाय इसके कि वो अपना लोन पे करे, टैक्स पे करे। फिर इसी तरह मतलब जब लोपाकिन होता है, हालांकि उसके पास इतनी ज़्यादा स्टेट होती है और मतलब उसके पास अपना एक सेटल्ड बिजनेस होता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा सेट कर सके, और वो इनको बहुत ज़्यादा गाइड भी करता है कि किस तरह से वो चेरी ऑर्चर्ड को बचा सकते हैं। यहाँ पर जो चेरी ऑर्चर्ड है ना, उसको इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। वो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, वो लोग मतलब चेरी ऑर्चर्ड को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते होते हैं, लेकिन फिर भी जो मिसेस रेनविस्के होती है उसको बचाने की कोशिश नहीं करती है। और क्योंकि उसे भी, लोपाकिन को भी चेरी ऑर्चर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वो इन सबको बताता है कि मतलब अगर आप, रेनविस्के को बताता है कि अगर तुम यहाँ इनको काट कर, इन दरख्तों को काट कर यहाँ पर तुम अगर कॉटेजेस बना दोगी तो यहाँ पर तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे हो जाएंगे कि कम से कम तुम मतलब इन सब चीज़ों से निकल सको। लेकिन वो तो मतलब आगे से हाइपर हो जाती है, कहती है कि तुम्हारा दिमाग सेट है, क्या तुम्हारे अकल है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे बातें सुनाती है और कहती है कि वो चेरी ऑर्चर्ड जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसने वहाँ पर अपना बचपन गुजारा है, अपनी जवानी गुजारी है, तो वो उसे काटना नहीं चाहती होती, और वो नहीं काटती है। फिर मतलब 22 अगस्त जो मतलब कि जिस दिन ऑक्शन होता है वो दिन भी आ जाता है,
और फिर जो लोपा किंग होता है वो जब वहाँ पर जाकर वो उसको बाय कर लेता है और वेनिस की उसको खो देती है, क्योंकि वो उसका टैक्स वगैरह पे नहीं करती है, तो बैंक वाले आकर उसको नीलाम कर देते हैं। और जब वो मतलब उसे लेता है चेरी ऑर्चर्ड को, क्योंकि वो एक पीजेंट होता है, उसका फादर ग्रैंड फादर वो सब यहाँ पर एक हिसाब से नौकर होते हैं और उनको इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं होती है कि वो वहाँ पर किचन में भी जा सके। तो मतलब वो तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो जाता है और खुशी से उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करेगा। फल दिखाया जा रहा है कि कैसे अपर क्लास डाउनफॉल का शिकार होगी और मिडिल क्लास राइज का शिकार होगी। ये मेजर थीम है इस प्ले का। तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं कि नेचुरलिस्टिक पे किस तरह से हमने यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं, उनको रिलेट किया है। और आई थिंक मैंने चेरी ऑर्चर्ड एज अ नेचुरलिस्टिक एंड रियलिस्टिक प्ले क्लियर कर दिया है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।